हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट पास में आ गई है। लगभग 20 से 22 दिन का टाइम आपके पास बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए इस टाइम पे मिक्स क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनकी प्रैक्टिस करिए आप। और ज़्यादातर PYQ को देखिए, जो भी टीचिंग एग्जाम में आए, फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम में आए जो प्रश्न हैं उनको देखिए। उनसे आपको आइडिया लगेगा कि व्यापम के प्रश्न की लैंग्वेज कैसी होती है, वो उसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही खासकर उनकी लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो हम प्रश्न लेते हैं मैराथन सीरीज में, सारे किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए ही प्रश्न होते हैं। तो आप इनको तो देखते ही चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होती है। कम होती है, ज़्यादा होती है, कि बराबर होती है, या फिर दुगना होती है। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होती है। सर्पी घर्षण क्या होता है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु घसीटते हुए गति करती है, यानी फिसलते हुए, कोई वस्तु घसीटते हुए गति करती है तो वो सर्पी घर्षण में आएगी। अब इसका उदाहरण है सांप। जो सांप की गति होती है, सांप जो चलता है वो सर्पी घर्षण को ही फॉलो करता है। मतलब जब कोई वस्तु घसीटते हुए गति करती है तो उसके विरोध में, उसके ऑपोजिट विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। अब सांप इसी बल के कारण चलता है। सांप का चलना। लोटनिक घर्षण क्या होता है, तो जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए, गुड़गुड़ करते हुए, लुढ़कते हुए गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण। जब कोई वस्तु लुढ़क कर चलती है तो उस गति के विपरीत दिशा में जो घर्षण लगता है, विपरीत दिशा में जो बल लगता है, उसी को बोलते हैं लोटनिक घर्षण। वस्तु लुढ़क कर चलती है तो उसके विपरीत दिशा में जो बल उत्पन्न होता है उसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पहिए का चलना, पहिए का चलना, और क्या हो जाएगा, गेंद का लुढ़कना, गेंद का लुढ़कना। अगला प्रश्न है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, सिलिका, सोडियम, विनेगर, या फिर फॉस्फेट। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, या फिर 14 कैलोरी। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा, अगर ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम देखा जाए तो कार्ब से यानी कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद फैट यानी वसा से मिलती है। सबसे कम ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से। सबसे कम ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है। अब शरीर में प्रति ग्राम, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी। अब दैनिक आवश्यकता में अगर डेली यूज में देखा जाए तो लगभग 350 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए।
500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 300 से 500 ग्राम तक। अब कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन 1 रेशियो में होता है, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में होता है और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में होता है। इन तीनों से मिलके कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक का जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, ये प्रतिदिन पर डे जो शरीर को ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट वैसे तो लेते सब चीज़ हैं, फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पर जो लगभग हमारे शरीर को 55 से 65% ना, लगभग 55 से 65% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी लगभग आधे से ज़्यादा एनर्जी की पूर्ति कौन करता है? कार्ब करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, जो कि 350 से 500 ग्राम पर डे लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? मतलब क्या क्या ऐसा खाएं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, एनर्जी की प्राप्ति होगी? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है सभी अनाज जो डेली यूज में जनरली खाते हैं। मैक्सिमम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की स्रोत होती हैं। सभी अनाज जैसे गेहूं हो गया, जौ, मक्का, चावल, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अदर स्रोत अगर जो सोर्स है वो क्या है? शहद, आलू, केला, केला में अच्छे खासे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। गुड़, गन्ना, शकरकंद आदि। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का, शरीर के लिए ऊर्जा का या एनर्जी का ये पहला स्रोत होता है, प्रथम सोर्स होता है। शरीर में तुरंत ऊर्जा अगर चाहिए तो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। बॉडी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट डीएनए एवं आरएनए का घटक होता है। सैकेराइड के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट है इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 प्रकार का होता है सैकेराइड के आधार पे। पहला क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा हो जाएगा डाइसैकेराइड, या फिर यहाँ पे हम ओलिगोसैकेराइड भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। तीसरा हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और तीसरा हो जाएगा गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में सुक्रोज आ जाएगा। सुक्रोज यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। दूसरा आ जाएगा माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। और तीसरा आ जाएगा लैक्टोज, ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। माल्टोज यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है। लैक्टोज यह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, स्टार्च, और हो गया सेल्यूलोज। ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। ये बहुत सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के मिश्रण से बने होते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा
ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के मिश्रण से बने होते हैं, इसीलिए इनको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग खाद्य पदार्थों के खराब होने की गतिविधि को रोकने में नहीं किया जाता है? कौन सी ऐसी तकनीकी है जिससे कोई खाद्य पदार्थ अगर खराब हो रहा है तो उसके गतिविधि को रोकने में यूजफुल नहीं है? विकिरण तो ये है, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क से ये भी है, उच्च तीव्रता स्पंदित प्रकाश या फिर उच्च दाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? उच्च दाब। इस तकनीकी का उपयोग खाद्य पदार्थों के खराब होने की गतिविधि में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवायवीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक अम्ल या फिर अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? किण्वन, जीवाणुजनन, बेकिंग या फिर पाश्चुरीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन। पाश्चुरीकरण तो वो होता है ना जिसको बहुत ज़्यादा तापमान पे रख के फिर एकाएक ठंडा किया जाता है, वो हो जाता है पॉस्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण। अब बाकी ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को जो कार्बनिक अम्ल या फिर अल्कोहल में बदला जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई घर में दुर्घटना का कारण नहीं होता है? जल्दबाजी, कौशल की कमी, व्याकुलता या सुरक्षा नियमों की अज्ञानता। आंसर क्या हो जाएगा? कौशल की कमी। जल्दबाजी से दुर्घटना हो सकती है। व्याकुलता, अगर हम घबराए हैं, मन कहीं और है, किचन में काम कर रहे हैं, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षा नियमों की हम अज्ञानता यानी सुरक्षा नियमों की जानकारी अच्छे से न होना। पर कौशल की कमी, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आ रहा तो क्या उससे मतलब खाने डिश बनाना उसको प्रॉपर तैयार करना नहीं आ रहा तो क्या उसे रसोई में दुर्घटना का कारण है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी जल्दबाजी, व्याकुलता और सुरक्षा नियमों की अज्ञानता ये रसोई घर में दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पादन में जीवाणु संदूषण का वहन नहीं करता है? जीवाणु संदूषण का वहन मतलब जो बैक्टीरिया वायरस को नहीं फैलाता है यानी उनको आगे नहीं बढ़ाता है। तो भोजन संचालकों के हाथ, कपड़े और उपकरण, हाथ से संपर्क करने वाली सतह, यांत्रिक रूप से संचालित मशीनें। तो आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक रूप से संचालित मशीनें। बाकी भोजन संचालकों के हाथ ये जीवाणु संदूषण यानी बैक्टीरिया वायरस फैला सकते हैं। हाथ में अगर गंदगी होगी तो बैक्टीरिया और वायरस फैला सकते हैं। कपड़े और उपकरण अगर अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं है, अच्छे से साफ नहीं है तो वो भी जीवाणु संदूषण का वहन कर सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस फैला सकते हैं। हाथ से संपर्क करने वाली सतह, इससे भी टच से भी किसी मतलब डर्टी सरफेस में या गंदे सरफेस में सतह में हाथ पड़ा है तो उससे भी बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं। पर यांत्रिक रूप से संचालित मशीनें जो ऑटोमेटिकली मशीन काम कर रही हैं उनसे बैक्टीरिया और वायरस का वहन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के प्रकार और उसके स्रोत का सही संयोजन नहीं है? विटामिन डी से पपीता मिलता है, विटामिन ए, यहाँ पे विटामिन ए होगा, विटामिन ए पपीते से मिलता है, विटामिन सी अमरूद में होता है, विटामिन बी गेहूं में होता है या विटामिन डी चावल में होता है। तो ये विटामिन डी वाला गलत है। विटामिन डी चावल में नहीं होता। विटामिन ए तो पपीता में होता है, विटामिन सी अमरूद में होता है, विटामिन बी गेहूं में प्रेजेंट होता है, पर विटामिन डी चावल में ना होकर मछली के तेल, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मांस, चने की दाल आदि में पाया जाता है। तो विटामिन डी मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, अंडे में, मांस में, चने की दाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस जीव के लिए विकास प्रजनन का पर्याय नहीं है? एक कोश की जीव, अमीबा, बैक्टीरिया या बांझ मानव जोड़े। तो विकास प्रजनन का पर्याय किसके लिए नहीं होगा? बांझ मानव के जोड़े के लिए। बाकी एक कोशिकी का जीव प्रजनन करते हैं, अमीबा और बैक्टीरिया ये भी प्रजनन के द्वारा विकास करते हैं, बांझ मानव के जोड़े को छोड़ के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं है? कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल या फिर जिंक। आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। बाकी कॉपर, निकल, जर्मन सिल्वर कॉपर, निकल और जिंक से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर 60%, निकल 20% और जिंक भी 20% मिलके बना होता है। मतलब 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जिंक मिला के जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्विपरमाणविक गैस है? आर्गन, नियान, क्लोरीन और हीलियम। आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ये कमरे के तापमान पर भी द्विपरमाणविक यानी Cl2 के फॉर्म में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो किसी तत्व के गुणों को बरकरार रखती है? परमाणु, इसके ऑप्शन लगता है अगले पेज में चले गए हैं, अणु, यौगिक या फिर आयन। यहीं पे ए वाला ऑप्शन भी लिख लेते हैं। परमाणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु या फिर एटम। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल का पीएच कितना होता है? 0 से 3, 4 से 6, 8 से 14 या फिर 7। तो पीएच स्केल क्या होती है? 0 से लेके 14 तक की होती है। 7 उदासीनता को दर्शाता है, या ना ये तो ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। तो 0 की जितनी पास संख्या रहेंगी वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। और 14 के जितने ही पास संख्या जाती जाएगी तो ये बोलते हैं प्रबल क्षार। तो 0 से 3 पीएच जो है ये प्रबल अम्ल को दर्शाता है, 7 उदासीन को दर्शाता है, 8 से 14 ये प्रबल क्षार को दर्शा देगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जो समाधान नहीं बदलता है यानी जो सॉल्यूशन नहीं बदलता है, लाल या जो नीला लिटमस है उसको जो सॉल्यूशन नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको तटस्थ बोलेंगे या फिर न्यूट्रल। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये ना लाल को बदलता है, लाल कलर को बदलता है और ना ही नीले कलर को बदलता है, ये उदासीन होता है। अम्ल क्या करता है? एक ट्रिक से देखेंगे, नील यानी अम्ल नीले को, एक मिनट, नीले को लाल में बदलता है। अच्छलन, छ से क्षार, ला से लाल को नीले में बदलता है, लाल को नीले में बदलता है। और न्यूट्रल जो होता है ये किसी को कलर ही नहीं चेंज करता, ना लाल को बदलेगा और ना ही नीले को बदलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी न्यूट्रल। अगला प्रश्न है, लवणों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध या फिर हाइड्रोजन बंध। तो लवणों में आयनिक बंध उपस्थित होता है, आयनिक बंध लवण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? ग्राम में, वाट में, कैलोरी में या फिर किलोग्राम में? तो भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है कि इतनी किलो कैलोरी, जैसे कार्ब से यानी कार्बोहाइड्रेट से अभी हमने देखा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो जो किलो कैलोरी है ये क्या है? ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? 2000 पाउंड, 2.205 पाउंड, 2.375 पाउंड या फिर 2.555 पाउंड? तो 1 केजी 2.205 पाउंड के लगभग 2.205 पाउंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है? मिट्टी का तेल, बर्फ, पानी या फिर एल्युमिनियम? आंसर क्या हो जाएगा? पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता यानी स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पानी की होती है। अगला प्रश्न है, दहन से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा? तो जब कोई चीज़ जलेगी तो उससे प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग को 3 गुना करने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? KE = ½ mv²। तो पहले उसका वेग मान लेते हैं, v1 कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। v2 यानी वेग को हम 3 गुना कर दिए, v2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो जो KE1 इसको मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। अब KE2 यानी उसकी गतिज ऊर्जा क्या हुई? 2 mv²। तो जो 1/2 और ये m है, ये मास उसका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुई है? वेलोसिटी या वेग चेंज हुई है। तो बाकी कुछ नहीं करना, ये पहले 1 था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो KE2 = हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी = क्या हो जाएगा? v की जगह पे हम 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 9। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।